हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी ट्वेल्थ क्लास की सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसके फॉर्मूला को रिव्यू करेंगे। यानी बहुत ही कम टाइम में ये आप इस सेकेंड चैप्टर के पूरे फॉर्मूला को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, जिससे आपका जो है से बोर्ड के एग्जाम में आने वाले सवाल, जेई नीट के आने वाले सवाल का जो है से सॉल्यूशन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला का रिव्यू। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से जब लाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होती है वही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी V से रिप्रेजेंट करते हैं जो W बाई क्यू नोट हुआ। ये कैसी क्वांटिटी है? तो स्केलर है, और ये स्केलर है तो भी स्केलर हो जाएगा। यानी यहां पर बोलिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तो इसका एसआई यूनिट यहां पर वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू, देख सकते हैं इसका होगा जूल, इसका होगा कूलॉम, यानी 1 जूल पर कूलॉम। यानी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे तो वर्क डन यदि 1 जूल हो तो उस पॉइंट पर की पोटेंशियल यहां पर 1 वोल्ट होगी। अब देखो डायमेंशन लेंगे तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी W बाई क्यू। तो W बने वर्क डन, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे एफ एस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का डायमेंशन तो होगा ही नहीं, तो यहां पे फोर्स का होगा एम एल टी पे पावर -2 और इंटू एस माने डिस्प्लेसमेंट एल, और चार्ज का होगा ए टी। लिख सकते हैं एम सिंगल है, ठीक है, एल पर पावर 1, एल पर पावर 1, तो एल पे पावर 2, टी पे पावर ऊपर चला जाएगा -3, ए ऊपर चला जाएगा तो ए पे पावर -1। तो ये हो गया डायमेंशन से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये जो है से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पॉइंट कंसीडर किए ए और बी। तो ए और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या फिर ये देखो हाई पोटेंशियल वाला है, लो पोटेंशियल वाला, तो ये वाले पोटेंशियल में बी वाले को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे डेल्टा भी इज इक्वल टू, यहां पे डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नोट भी लिखे। इसका भी एसआई यूनिट वोल्ट होगा, और इसका भी डायमेंशन वही होगा जो पोटेंशियल का होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी टू चार्ज या तो मोर देन टू चार्ज को लाकर एक सिस्टम बनाते हैं, तो लाकर बनाने में एजेंट को वर्क डन करना पड़ता है, और वही उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखिए दो चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं, प्लस प्लस वाला है या तो माइनस माइनस वाला है, यानी लाइक चार्ज वाला है, आर डिस्टेंस पे लाए हैं, तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। याद रहे यदि दोनों लाइक रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और इस केस में जब पॉजिटिव होगा तो R इंक्रीज करोगे तो U डिक्रीज करेगा, और R यदि डिक्रीज करेंगे तो U क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी डिस्टेंस को चेंज करने से, यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करने से डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करने से इंक्रीज करता है। यही अनलाइक का केस यदि रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी जो देख रहे हैं फॉर्मूला वही होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर, बट यहां निगेटिव लग जाएगा, और जैसे ही निगेटिव होगा तो R को इंक्रीज करने पे U इंक्रीज करेगा, R को डिक्रीज करने पे U क्या करेगा, यहां पे डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 पॉइंट चार्ज है, नेचर नहीं दिया हुआ है, बोला गया डिस्टेंस को इंक्रीज कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। यदि आप डिस्टेंस को इंक्रीज कीजिएगा तो इंक्रीज कब करेगा, जब अनलाइक होगा, और जब लाइक होगा तो क्या करेगा,
डिक्रीज करेगा। चलिए अगला सिस्टम जो है से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पे Q1 Q2 Q3 पॉइंट चार्ज को रखे हैं और इसकी जो साइड है ये है। तो इसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा या फिर बोला जाएगा इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखिए होगा क्या, पहले देखिए कितना सिस्टम बन रहा है, 2 पॉइंट चार्ज का, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं। तो एक सिस्टम ए बनेगा, एक सिस्टम ए बनेगा और एक सिस्टम ए बनेगा। तो 3 सिस्टम बना, तो तीनों सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दीजिए। इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, यानी ये इसका ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई ये, है ना। इसका ले लीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई ये। हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, अब आता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड में क्या रिलेशन है। तो देखिए सबसे पहले ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट ए कंसीडर है, बी है, और इस तरह से जाते हैं तो फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाकर जाते हैं, जिसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, जो एंगल थीटा बना रखा है। अब देखिए फील्ड के डायरेक्शन में जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। तो यहां पर रिलेशन देखो, पोटेंशियल यहां का माइनस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसकी फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई डॉट डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे तो माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर लिख सकते हैं। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, डेल्टा V बाई डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। या नहीं तो शॉर्ट यदि छोटा वैल्यू रहे तो माइनस dV बाई यहां पे डी आर करना हो गया। और इसी को इधर लाइए, फिर क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यदि वोल्टेज वेरिएबल रहेगा तो आपको फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यदि फील्ड वेरिएबल रहेगा तो वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम बात करें कि ए टू बी, या तो लिखूंगा ए टू बी तो VB माइनस VA लेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो छोटा होगा, यानी VA ग्रेटर होगा VB से, यानी ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पे पोटेंशियल कम होगा। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, तो VB माइनस VA कैसा होगा, यानी लो माइनस हाई, तो ये जो है निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। और यदि यही VA माइनस VB करते तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हाई माइनस जो है से लो हो गया। यदि जो है से फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थीटा 90 डिग्री, और जैसे थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब हुआ कि VA इज इक्वल टू VB, यानी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होगी। आगे देखिए नेक्स्ट, अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। जैसे पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे पोटेंशियल ले, तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ओके। और यही यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव में और Q बाई ये R हो गया ऐसा। अब देखो आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट चैप्टर के वन शॉट में भी करवा रखे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से बना है स्मॉल डिस्टेंस पे, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होती है, जो Q इंटू 2D होता है। देखिए तो यहां पर केस नंबर फर्स्ट है कि ये डाइपोल है माइनस Q और प्लस Q, डिस्टेंस 2D है, डाइपोल मोमेंट P है, P इज इक्वल टू लिखोगे तो ये होता है Q इंटू 2D। इस
एक्सिस पर एक पॉइंट लिए हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 और ये होगा p बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हो गया। और यही यदि आप बात करें यहां पर कि यदि डाइपोल छोटा रहे, शॉर्ट रहे, यानी आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी हो जाए, मतलब ये हाफ डिस्टेंस जो डी होगा उससे, तो उस केस में ये डी हटेगा, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 होगा और p बाई आर स्क्वायर आएगा, p बाई आर स्क्वायर आएगा। और यही यदि ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पे चलोगे तो देखिए पॉजिटिव से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही नेगेटिव से होगा, इसलिए इसको बोल देंगे कि जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना नेगेटिव होगा, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज है, तो यहां पर जीरो हो गया। यानी प्लस और माइनस से डाइपोल बनता है तो उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है एट एनी पॉइंट। यानी ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आर थीटा। कितना दे रखा है? आर थीटा। तो इसकी जो पोटेंशियल यहां पर होगी वो होगी 1/4πε0 और ये होगा p cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है ऐसा। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू आया ये देख सकते हो गया ऐसा। अब इसमें क्या आएगा कि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मैंने शॉर्ट डाइपोल है, तो इस केस में डी तो हट जाएगा, तो 1/4πε0 और ये आएगा p cos थीटा और बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया यहां पर, यहां से ऐसे दे। क्लियर? अब यहां पर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे चुपचाप तो वो हमेशा 0 डिग्री पर रहेगा। उसको यदि थीटा पे घुमाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसके टॉर्क के अगेंस्ट। ठीक है? तो यहां पे जो वर्क डन होती है वो होता है पीई। पी क्या है? डाइपोल मोमेंट है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां से cos थीटा 1 और माइनस cos थीटा 2 होता है। स्टार्टिंग में जब रोटेशन स्टार्ट करोगे इसको चुपचाप रख करके तो 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे और थीटा तक रोटेट करोगे, तो थीटा 1 0 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा, थीटा 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से W इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट आया 1 माइनस कॉस थीटा। यानी यहां पे या तो इस फार्मूला को आप यूज कर सकते हो या तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हो। अब क्या होता है कि जहां वर्क डन करना पड़े इसका मतलब है कि वहां पर एनर्जी स्टोर होती है। तो डाइपोल को जब थीटा एंगल पे रोटेट कर दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए एजेंट बनकर, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसकी वैल्यू माइनस पीई कॉस थीटा होता है, जिसको माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, जो यहां पे डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाएगा। हो गया? नेक्स्ट अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग आता है। जैसे ये रिंग है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किए हैं और इसका एक्सिस पे गए हैं एक पॉइंट लेने के लिए जिसकी डिस्टेंस x है। तो हर पॉइंट का, इस रिंग के हर पॉइंट का डिस्टेंस ये होगा √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हर एक पार्ट का। इसलिए टोटल जो चार्ज है उसके लिए सबके लिए डिस्टेंस यही है। तो सिंपल लिख सकते हैं v एक्सिस इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये होगा q बाई डिस्टेंस, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने ले लिया और यहां से इस तरीके से एक्सिस पे पोटेंशियल, और वही यदि सेंटर पे आ जाएंगे तो x तो 0 हो जाएगा, तो x 0 तो √r स्क्वायर, तो r आ जाएगा। यानी VC इज इक्वल टू 1/4πε0
Q/R आएगा। आ गया ऐसा? तो यहां पे देखिए इस पॉइंट, ये जो सेंटर है उसके हर एक पार्ट से उसका डिस्टेंस R होगा, मतलब टोटल चार्ज R डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज बाई डिस्टेंस कर दिए। अच्छा, अब आगे देखो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन हॉलो स्फीयर लेते, यानी थिन हॉलो स्फीयर जब रहेगा तो देखिए रेडियस R है, चार्ज दे दिए सरफेस पर है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट देखो कौन है, एम है, एम पी लिखा, एम है, एम है। तो एम पे पोटेंशियल जब लोगे तो यहां से आएगा 1/4πε0 और ये होगा Q/R। ओके, R हो गया ये, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी वो V वैरीज 1/R, डिक्रीज करते करते सरफेस पर जब आ जाएंगे तो V जो सरफेस होगा वो 1/4πε0 और ये Q/R हो जाएगा। और इसी तरीके से जब इंटरनल पॉइंट पे आ जाओगे तो देखो हॉलो स्फीयर के चार्ज किया गया है और उसके इनसाइड पॉइंट कोई भी लोगे तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा, क्योंकि अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्योंकि फील्ड इसके अंदर जीरो होता है, फील्ड इसके अंदर जीरो होता है। तो पोटेंशियल इक्वल होगा हर एक पॉइंट पे जो सरफेस के इक्वल होगा, तो 1/4πε0 और ये Q/R होगा, यानी ये हो गया सरफेस पर इंटरनल इक्वल होता है, जिसकी ग्राफ आप खींचोगे तो सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और फिर क्या करना शुरू कर, डिक्रीज करना शुरू कर, हो गया ऐसा। अब देखो आगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, यानी स्मॉल स्मॉल क्या है, ड्रॉप है, आइडेंटिकल है, और उसको मिला करके एक बड़ा कंबाइंड करके एक बड़ा ड्रॉप बनता है, बड़ा ड्रॉप बना। तो क्यू क्यू क्यू, तो टोटल चार्ज तो क्या आएगा, एन क्यू आएगा, और इस ड्रॉप की जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है, V डैश है, तो V डैश इज इक्वल टू एन पे पावर 2/3 इंटू V, यानी लिख सकते हैं V बिग, यानी बिग ड्रॉप का वोल्टेज n पे पावर 2/3 और इंटू क्या आएगा, V स्मॉल आएगा। ये हो गया, मतलब यदि छोटे छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल मालूम रहे तो बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि वैसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए ये जो है से इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका दो पॉइंट लिए तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा तो डिफिनिट है कि वर्क डन भी जीरो आएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए जैसे ये क्यू पॉइंट चार्ज लीजिए और क्यू पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस घुमा दीजिए, तो आर डिस्टेंस लिए हैं तो हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होगा, जो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होगा। तो ऐसे फील्ड जाएगा जो सरफेस के क्या जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी सरफेस के परपेंडिकुलरली जाएगा। ठीक है, और दूसरा यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचोगे तो अलग डिस्टेंस लोगे, अलग डिस्टेंस पर होगा और अलग डिस्टेंस पर एक अलग सरफेस होगा, जो क्या लिखा है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो एक अलग डिस्टेंस पर बन रहा है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कट नहीं करती। देखिए अब आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।
देखिए कोई बॉडी है जिसको चार्ज करोगे तो उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होगी, उतना ही तक जो है से चार्ज स्टोर करेगी। ठीक है, तो वही जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी। जैसे कोई बोतल है, तो बोतल में जब पानी फिल करेंगे तो उसमें वाटर लेवल की हाइट, लिक्विड की हाइट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक निश्चित अमाउंट तक, उसके बाद ओवरफ्लो कर जाएगा। तो उसी तरीके से यहां भी है कि किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो उसका वोल्टेज इंक्रीज करेगा, जिसका जो है से कैपेसिटेंस या तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज बाई वोल्टेज होता है, यानी C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, जिसका एसआई यूनिट फैराड होता है, और यहां पर 1 फैराड इज इक्वल टू होता है, ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट होता है। यानी किसी बॉडी को यदि आप चार्ज देते हो 1 कूलम, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी 1 फैराड होगी। इसका डायमेंशन लोगे तो डायमेंशन फार्मूला यूज करोगे तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा, क्यू रहने दो, भी के जगह पे W बाई क्यू होगा। तो यहां से C इज इक्वल टू क्यू ऊपर चला जाएगा तो ये होगा Q इंटू क्यू और बाई W। तो Q इंटू क्यू माने AT, तो A पर पावर 2, T पे पावर 2 होगा, W ले लेता हूं तो ML2 T पे पावर -2 होगा, ऊपर चला जाएगा तो M पे पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L पे पावर -2, T पर पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो T पर पावर 4, यानी A पर पावर 2, यानी ये डायमेंशन मिल चुका है। अब देखो आगे है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कोई देखिए कोई भी कंडक्टर है तो उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, मतलब उसकी एक कैपेसिटी है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, जो स्फेरिकल कंडक्टर है आर रेडियस वाला, तो इसकी वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी सी वैरीज एप्सिलॉन आर। जितना इसका रेडियस ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा। अब देखो यदि इसके सराउंडिंग मीडियम लाते हैं तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू आर, या तो इसी को लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर बाहर कर दोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन आर, यानी सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो गया, और ये 4 पाई एप्सिलॉन आर मिला के एयर वाला लिख दिया। तो यहां पर एक चीज कंफर्म हो गया कि मीडियम में जो कैपेसिटी है वो एयर वाले कैपेसिटी में एप्सिलॉन आर मल्टीपल हो जाता है, मतलब इंक्रीज कर जाता है, यानी मीडियम में कैपेसिटी ग्रेटर होता है एयर से। इसलिए सी वैरीज एक तो आर हुआ और सी वैरीज एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम रहेगा उतनी कैपेसिटी भी ज्यादा हो। देखो अब आता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड कंबाइन टू मेक ए बिग ड्रॉप। अब देखो सबका कैपेसिटी दे दिया है सी और बड़का का कैपेसिटी हो गया सी डैश। तो यहां पर सी डैश इज इक्वल टू एन पे पावर 1/3 इंटू सी लिख सकते हो, या तो सी डैश क्या है, यानी बिग ड्रॉप की कैपेसिटी है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप है जिसको कंबाइन किया जा रहा है, तो n पे पावर 1/3 इंटू क्या होगा सी स्मॉल, यानी स्मॉल जो ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट अब देखिए कैपेसिटर और कंडेंसर, यानी देखिए कोई कैपेसिटर और कंडेंसर की बात करें तो दो कंडक्टर प्लेट को स्मॉल डिस्टेंस पे रखोगे लाकर, तो जो सिस्टम बनेगा वो कैपेसिटर हो जाएगा। यानी कैपेसिटर में दो प्लेट जरूरी है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है एक नेगेटिव प्लेट होता है। जिसको चार्ज दोगे वो फर्स्ट प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट होता है, और जिसपे चार्ज स्टोर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, या तो जिसको ग्राउंडिंग किए हुए रहेंगे वो सेकेंड प्लेट होता है। तो फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि इसका सेपरेशन प्लेट का डी है, एरिया ए है, तो यहां पे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है।
यानी डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी डिक्रीज करेगा और एरिया को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, है ना। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का प्लेट होगा और कैपेसिटी जो है ना तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, बस इसके शेप पे, साइज पे और सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। देखो अब आता है ये फॉर मीडियम। जैसे ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें क्या किए, मीडियम इंसर्ट कर, तो ए हो जाएगा एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी हो जाएगा। ये लिख सकते हो या फिर इसी को लिख सकते हो सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, यानी सी कौन वाला, एयर वाला, ठीक है। यानी एप्सिलॉन आर से केवल मल्टीप्लाई कर दो, तो सी वैरिज पहले तो ये हुआ, फिर क्या हुआ एप्सिलॉन आर हुआ, फिर क्या हुआ डी हुआ। तो कैपेसिटी साइज, शेप और सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। देखिए डिफरेंट टाइप के मटेरियल मीडियम को इंसर्ट कर दो, एप्सिलॉन है ना, E1 E2 E3 है रिलेटिव परमिटिविटी, या तो K1 K2 K3 दे सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों इक्वल ही होता है। तो सी मीडियम एप्सिलॉन नोट ए फर्स्ट में के लिए T1 बाई एप्सिलॉन 1, सेकेंड के लिए T2 बाई एप्सिलॉन 2, थर्ड के लिए T3 बाई एप्सिलॉन 3, और मीडियम रहेगा तो और ऐड कर देंगे n तक। यदि यहां पर पूरे में मटेरियल नहीं फिलअप करके कुछ पार्ट एयर रहा और एक जो है से टी थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो उसकी जो कैपेसिटी की जो फार्मूला है वो देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के है। तो यहां पे क्या होगा, फॉर मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल प्लेट की बात करें तो यहां पे मेटल प्लेट की यदि बात करें तो के की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। के की वैल्यू क्या होगी, यहां पर इन्फिनिटी होगा। तो के की वैल्यू इन्फिनिटी जब होगा तो 1 बाई इन्फिनिटी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी माइनस टी, ठीक है। यदि प्लेट थीन रहेगा तो डी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, यानी मेटल प्लेट कैसा है, थिन है, तो डी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, तो टी हट जाएगा, यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि दो माने प्लेटों के बीच, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच यदि आप जो है से थिन मेटल प्लेट को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन कब याद रहे, थिन मेटल प्लेट को इंसर्ट करोगे तब। अब आता है यहां पे सेकेंड नंबर में स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इनर स्फीयर की रेडियस ए है, आउटर स्फीयर की रेडियस बी है, और आउटर को अर्थेड कर दिया। तो आउटर जब स्फीयर अर्थेड रहेगा तो इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बाई बी माइनस ए होगा। और यही यदि इनर स्फीयर अर्थेड होगा, है ना, रेडियस इनर का ए है, आउटर का बी है, तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी स्क्वायर बाई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखो यहां पे यदि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत कम जो पूछा जाएगा वो स्फेरिकल कैपेसिटर, और जो ना के बराबर पूछा जाएगा वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां पर इसकी लेंथ L है, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है, इसको आउटर को अर्थेड कर दिए तो इसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नोट L होगा बाई LN B बाई A, जो बहुत कम पूछा जाता है। ये नेचुरल लॉग है, B बाई LN मतलब नेचुरल लॉग, इसकी बेस E है। देखिए अब आता है स्टोर्ड एनर्जी इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है, वोल्टेज V से चार्ज किया गया है, उसके प्लेट पे चार्ज प्लस Q और माइनस Q है। तो सबसे पहले यहां पर एनर्जी
हाफ सी भी स्क्वायर होगा, या तो हाफ एक क्यू भी होगा, या तो हाफ एक क्यू स्क्वायर बाई सी होगा। यानी तीन फॉर्मूला तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि कैपेसिटी और वोल्टेज रहेगा गिवन तो हाफ सी भी स्क्वायर यूज करेंगे। यदि चार्ज और वोल्टेज दिया हुआ है तो एनर्जी जो होगी वो हाफ क्यू भी होगी। यदि चार्ज और कैपेसिटी दिया रहेगा तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए डेंसिटी ऑफ एनर्जी, यानी इस कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी स्टोर होती है, और बाई क्या लेता हूं, वॉल्यूम लेता हूं, तो यही होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू यूडी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या नहीं तो ई के जगह पे जब वैल्यू लाओगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो ये कटेगा तो 1/सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट। अब आगे देखो, नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन पैरेलल यानी प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहा, ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव है ये अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट किया, उस फील्ड में ये प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट है अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट किया, इसके फील्ड में ये है। तो ये जो है से फील्ड यहां पर दे रहा है इधर, तो नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी बी पे कौन लगाया, ए लगाया, और इधर लगाएगा कौन, यहां पर फील्ड दे रहा है बी नेगेटिव होने के अपने तरफ, तो इस पर ए पर फोर्स लगाया कौन, बी। दोनों एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। कैसा फोर्स लगाया, अट्रैक्शन फोर्स लगाया। जहां पे बात करें कि ए की बात करें या तो बी की बात करें, दोनों के फील्ड का अमाउंट इक्वल होगा, जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे यदि लेंगे इसके पास तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन, इसके पास लेंगे इससे इसके पास लेंगे तो इक्वल होगा। तो किसी पर फोर्स निकालोगे तो दोनों पे इक्वल फोर्स होगा, जो Q इंटू ई होगा, यानी F इज इक्वल टू ई का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोट, और ये कैसा होगा, तो अट्रैक्शन होगा। ये कैसा होगा, तो यहां पे अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब आता है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच किए हैं कैपेसिटर को, तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे अटैच करोगे वोल्टेज दोगे तो सभी पे इक्वल चार्ज जाएगी। एक बात, वोल्टेज का क्या होगा, डिवीजन होगा, इसका मतलब है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और चार्ज सभी पे इक्वल होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1/CS, यानी सीरीज में इक्विवेलेंट, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना तक रहेगा उतना तक चले जाएंगे। तो ये हो गया कैपेसिटी से रिलेटेड सीरीज में। और यहां पे हम बात करें कि यदि 2 कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी सीरीज में CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा, यानी ये आएगा। यदि n आइडेंटिकल रहेगा तो CS इज इक्वल टू C बाई n होगा, यानी CS इज इक्वल टू C बाई n हो जाएगा। सीरीज में याद रखें चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, और कैपेसिटी जो आती है यदि 2 कैपेसिटर को ऐड किए हो या 3 कैपेसिटर को ऐड किए हो तो जो सबसे छोटा कैपेसिटी होगा उससे भी छोटा कैपेसिटी आएगा इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम कैपेसिटी मिलना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मिनिमम कैपेसिटी मिलता है। अब देखो इन पैरेलल, पैरेलल में जैसे ही अटैच करोगे चार्ज जाएगा, चार्ज की डिवीजन होती है, वोल्टेज कांस्टेंट रह जाता है, सबके लिए वोल्टेज इक्वल होगा, यानी पैरेलल में वोल्टेज इक्वल। चलिए वोल्टेज इक्वल हो गया। एक बात,
इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो पैरेलल में Cp होगा जो C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn होगा। यानी पैरेलल में वोल्टेज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इसलिए बोलना है कि पैरेलल में कैपेसिटी मैक्सिमम मिलती है। यदि आइडेंटिकल रहेगा तो Cp इज इक्वल टू Nc, जितना नंबर है इसमें मल्टीपल कर दो, सीरीज में नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवीजन किया जाए, डिवाइड किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे कैपेसिटी। तो इसमें याद रखें वोल्टेज सेम चार्ज डिफरेंट, सीरीज में चार्ज सेम वोल्टेज डिफरेंट। अब देखिए, इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्लेट के बिटवीन आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे। तो सबसे पहले देखो ये कैपेसिटर है जिसको भी वोल्टेज से अटैच किए हुए हैं, जिसकी कैपेसिटी C है, और यहां पे तो इसकी चार्ज कितना होगी, तो अभी जो चार्ज होगी वो तो C भी होगा। इसकी एनर्जी कितना होगी, तो हाफ C भी स्क्वायर होगा स्टार्टिंग। अब यदि जो है से अब स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, दो केस बनता है। या तो पहले तो चार्ज कर चुके हैं, अब जो है से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और तब इसमें क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके जो है से स्लैब को डाल दिया जा रहा है। यानी आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी को डिस्कनेक्ट किए कब, जब चार्ज कर लिए तब। अब डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए। तो सबसे पहले अब तो चार्ज देखो, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटी इंक्रीज करता है, ये तो बात पक्का है। कितना हो गया, ये कैपेसिटी कैसी हो गया, लेकिन कैपेसिटी तो इंक्रीज कर गया, लेकिन कोई वहां पर चार्ज प्रोवाइड करने वाला है ये नहीं, यानी चार्ज पहले जितना है वही रह जाएगा, यानी वही Q वही C भी रह जाएगा, यानी इसमें क्या बोलिएगा, कांस्टेंट रह गया, रिमेन सेम रह गया। ठीक है, तो चार्ज हो गया, कैपेसिटी हो गया। वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज चार्ज सेम है, तो वोल्टेज V इज अबर हो जाएगा V डैश इज इक्वल टू Q डैश बाई C डैश। तो Q तो वही रहेगा, C भी, और Q C का क्या होगा, KC होगा, के C कट जाएगा, V बाई K आया, यानी ये हो गया V बाई K, यानी वोल्टेज जो है V बाई K हो जाएगा। उसी तरीके से एनर्जी जब निकालोगे तो ये आ जाएगा हाफ C। ठीक है, देखो हाफ C लेंगे तो C डैश के सी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो C भी स्क्वायर बाई K आ जाएगा। यानी डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए हो, तो स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए पहले जो एनर्जी है उसमें K से डिवाइड करो। ठीक है, ऐसा होगा। अब तो हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 2। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज कनेक्टेड, यानी बैटरी को क्या करके रखें, कनेक्ट करके रखें चार्ज करने के बाद भी, और तब डाइलेक्ट्रिक लाया जा रहा। तो अब जो है इस पे प्लस Q डैश हो गया, इस पे माइनस Q डैश हो गया। अब देखिए, तो Q डैश है, तो Q डैश देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो कैपेसिटी बदल जाए, क्या हो जाएगी KC। अगर क्या है, वोल्टेज वही रह जाएगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा वही प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स वही है, तो भी वही रह जाएगा, तो भी अबर कांस्टेंट रह जाएगा जब बैटरी कनेक्ट है। लेकिन अगर चार्ज बदल जाएगी और ये चार्ज हो जाएगी C डैश भी, यानी इसको लिख सकते हो KC भी। KC भी पहले था क्या चीज, K, और C भी मतलब Q। अब K टाइम इंक्रीज करें, एनर्जी की बात करोगे तो वोल्टेज वही है, कैपेसिटी बदल रहा, तो हाफ यहां C डैश के जगह पे K और C, और ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, तो एनर्जी भी निकल गई। तो इस तरीके से यहां पर आपने एनर्जी, चार्ज, वोल्टेज सभी को निकाल। अब देखते हैं, तो इतना ही टॉपिक इस सेकेंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्या, सभी टॉपिक को रिव्यू कर दिया गया, फार्मूला डिराइव मैंने फार्मूला को दिखा दिया गया रिव्यू करके माइंड मैप की तरह। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।